हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रूसी साम्राज्य के अंदर जब 1917 की अक्टूबर क्रांति हुई थी, अक्टूबर 1917 की क्रांति, उसके बाद कुछ समय तक स्थितियां शांत रही दमन के कारण, बोल्शेविक सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण। लेकिन उसके बाद जब बोल्शेविक सरकार ने जमीनों के पुनर्वितरण की घोषणा की, तो उस समय उसकी सेना टूटने लगी। सेना के टूटने का क्या कारण था, उसको हम समझते हैं कि उस समय ज्यादातर जो किसान थे, बोल्शेविक सरकार की जो सेना थी उसमें अधिकतर सैनिक किसान थे और वे भूमि के पुनर्वितरण के लिए अपने घर लौटना चाहते थे और इसलिए वो सेना छोड़कर जाने लगे। जब बोल्शेविकों की सेना कमजोर हुई और सेना टूटने लगी, तब जो गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, उदारवादी थे या राजशाही के जो समर्थक थे, उन सभी ने जो बोल्शेविक विद्रोह था उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि जो दक्षिणी रूस का हिस्सा था, दक्षिणी रूस वाले क्षेत्र में बोल्शेविक सरकार का प्रभाव कम था, तो उस क्षेत्र के अंदर इन सभी के नेताओं ने टुकड़ियां संगठित करना प्रारंभ कर दी थी। उस समय इनके लिए सिंबल्स भी यूज किए जाते थे। बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था, सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स, और जो जार के समर्थक थे वो सारे के सारे व्हाइट्स के नाम से जाने जाते थे। तो जो दक्षिणी रूस जो था, उस पूरे क्षेत्र के अंदर जो ग्रीन्स और व्हाइट्स का ही प्रभाव ज्यादा रहा था। अब यहाँ पर जब इन्होंने विद्रोह शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, तो इनको बाहर से दूसरों के द्वारा भी मदद मिलने लगी। सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और व्हाइट्स का जो समर्थन था वो फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों ने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो कि ये जो थे फ्रांसीसी, अमेरिकी, जापानी, ये चाहते थे कि समाजवाद ना फैले, ये समाजवाद के विरोधी थे। इसके फलस्वरूप रूस में गृह युद्ध छिड़ गया बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध। उस समय काफी लूटमार हुई, डकैतियां हुई और भूखमरी के जो हालात थे बहुत बड़े पैमाने पर भयंकर रूप से फैल गए थे। यहाँ पर जब बोल्शेविक सरकार का अधिकार कम हुआ और व्हाइट्स प्रभावशाली हुए, तो व्हाइट्स ने जन समर्थन तो मिला था, लेकिन व्हाइट्स ने जब जमीनों पर कब्जा करने वाले किसानों पर सख्ती बरसाई, क्योंकि बोल्शेविक सरकार के आने से पहले जमीनों पर व्हाइट्स का जार समर्थकों का और भूमिपतियों का, सामंतों का, जागीरदारों का, इनका कब्जा था। लेकिन जब किसानों ने इनकी संपत्तियां जब्त कर ली थी, जमीनें लूट ली थी, तो उन सभी के ऊपर इन्होंने सख्त रवैया दिखाया। उसकी वजह से व्हाइट्स को मिलने वाला जो समर्थन था, जन समर्थन, वो कम हो गया और 1920 तक पुनः बोल्शेविक सरकार ने रूसी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बोल्शेविक सरकार ने 1920 तक रूसी साम्राज्य में, जहां तक बोल्शेविक साम्राज्य स्थापित किया था, उसके अंतर्गत जो गैर राष्ट्रवादी थे और जो मुस्लिम जदीदी थे, इनका महत्वपूर्ण सपोर्ट रहा बोल्शेविक सरकार को। इन्होंने समर्थन किया और इनके सपोर्ट से ही बोल्शेविक सरकार का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हो पाया। यहाँ जो बोल्शेविकों के द्वारा जो उपनिवेश स्थापित हुए थे, तो उन उपनिवेशों में बोल्शेविकों द्वारा समाजवाद की रक्षा के नाम पर राष्ट्रवादियों पर अत्याचार शुरू किए गए और बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादियों का कत्लेआम भी किया गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से कंफ्यूज हो गए थे, वो भ्रमित हो गए कि आखिर बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है। इसके चलते जब ऐसी स्थितियां देखने को मिली, तब सोवियत संघ में 1922 को इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए गैर रूसी राष्ट्रवादियों को स्वायत्तता दे दी गई। यह सबसे बड़ा कारण रहा आगे जाकर के बोल्शेविक सरकार के अलोकप्रिय होने का, क्योंकि बोल्शेविक सरकार ने जब इनके ऊपर सख्त और अलोकप्रिय, जो लोगों को पसंद नहीं थी, ऐसी नीतियां थोप दी, जैसे घुमंतुवाद का विरोध या घुमंतुवाद को कम करने की कोशिशें करना, तो जब इनको सख्ती से लागू किया गया, तो जितने राष्ट्रवादी थे उन राष्ट्रवादियों में बोल्शेविक सरकार का विश्वास जीतना बहुत कठिन हो गया और इस कार्य में बोल्शेविक सरकार
लगभग असफल रही, उसे आंशिक सफलता ही मिल पाई। अब जहां पर समाजवादी समाज का गठन किस प्रकार हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।